अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो 10वीं जमात के हवाले से है कि 10वीं जमात में सवाल नंबर 6 है मज़मून नवीसी। मज़मून नवीसी किस तरह से की जाती है, मज़मून किस तरह से लिखा जाता है, कितने नंबरात हैं और कितने मिनट में ये सवाल हल करना है, तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और किस तरीके से वो पर्चे में हल करना है उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सवाल नंबर 6 है, पर्चे के मुताबिक सवाल नंबर 6। तो इसमें जो है इसका वक्त जो होता है वो 40 मिनट है और कुल नंबरात जो हैं इसके 15 हैं। और ये 15 नंबर जो है वो बहुत अहम है। जो टॉपर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अहम है कि उन्होंने बड़ी एहतियात से, समझदारी से एक सवाल करना है। जैसे कि तमाम सवालात मैंने आप लोगों को बताए हैं, इसी तरह से इस सवाल को भी आपने बड़े एहसन तरीके से करना है और तमाम हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए करना है। ठीक है। इस मज़मून की जो इब्तिदा है वो आप उन्वान से करेंगे। उन्वान लिखने के बाद आप शेर से भी इसकी इब्तिदा कर सकते हैं। उसके बाद आपने आगाज़ में आ जाना है। आगाज़ क्या है? आगाज़ को इब्तिदाइया भी कहते हैं, तमहीद भी कहते हैं। तो आपने आगाज़ में जो है वो एक पैराग्राफ लिखना है, तमहीदी पैराग्राफ जिसको आप कहते हैं। ठीक है। उसमें आपने उस मौजू का तारुफ कराना है। उसके बाद वस्त कहते हैं दरमियान को, यानी कि उसका जो दरमियानी हिस्सा है उसमें आपने तमाम जो दलाइल हैं उनके साथ जो है आपने बहस करनी है। ठीक है। उसके बाद है इख्तिताम, यानी कि ये 3 हिस्से हो जाएंगे, आगाज़, वस्त और इख्तिताम। तो इख्तिताम में आकर भी आपने जिस तरह से पहले पैराग्राफ लिखे थे उसी तरह से आखिर में भी इख्तितामी जो पैराग्राफ होता है वो आपने लिखना है और उसमें जो है आपने अपनी तमाम बहस को समेटना होता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। उससे आगे मज़मून जो है कम अज़ कम 5 से 6 सफ़हात का लिखना है। बहुत से बच्चे नहीं कर पाते इतना, लेकिन जो टॉपर्स हैं और दूसरे मीडियाकर्स जो हैं वो कोशिश कर लेते हैं मज़मून लिखने की। अदरवाइज़ बहुत से बच्चे ये सवाल ही छोड़ देते हैं। तो ये सवाल जो है बड़ा अहम है, 15 नंबर का है और आपने ये लाजमी करना है। ये मज़मून कम अज़ कम 5 से 6 सफ़हात का होना चाहिए। ठीक है। ये तो है इसका तरीक़ाकार कि जिस तरह से आपने पर्चे में हल करना है। अब ये हल कैसे होगा, इसके लिए भी कुछ हिदायत हैं। जब तक आप उस पर अमल नहीं करेंगे आपका अच्छा मज़मून नहीं लिखा जाएगा, आपके पूरे नंबर नहीं आ सकते। ठीक है। तो हमने क्योंकि पूरे नंबर लेने हैं तो इसलिए हमें इन तमाम हिदायत को भी देखना होगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये हिदायत कौन कौन सी हैं। जी, सबसे पहले मज़मून देख लेते हैं कि मज़मून होता क्या है। ठीक है। बहुत से बच्चों को मज़मून का मतलब भी नहीं पता होगा, मानी भी नहीं पता होंगे। मज़मून अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी बयान, मतलब या मौज़ूई तहरीर, यानी कि कोई भी ऐसा मौजू दिया जाता है जिस पर तहरीर लिखी जा सके उसे मज़मून कहते हैं। किसी मौजू पर मुदल्लिल और अदबी अंदाज में इज़हार ख़याल को उर्दू में मज़मून कहते हैं और इंग्लिश में ऐसे कहते हैं। ये आप जानते होंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है पर्चे में दिए गए उन्वानात में से उस उन्वान को मुंतखब करें जो आपके नज़रियात और मिजाज से ज़्यादा मुनासबत रखता हो, आपके पास मालूमात ज़्यादा हो। यानी कि ऐसा उन्वान होना चाहिए कि जो आपके नज़रियात और आपकी सोच के साथ मुनासबत रखता हो और आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, आपके पास उसका नॉलेज भी ज़्यादा हो, मालूमात भी ज़्यादा हो। ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर 3 में से एक उन्वान को मुंतखब करके एक सफ़े पर खाका बना लें, रफ़ अमल के तौर पे। ठीक है। आपको 3 मौजू दिए जाते हैं, 3 में से आपने एक को मुंतखब करना है और एक भी वो मुंतखब करना है जिसके हवाले से आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो। ठीक है। मालूमात ज़्यादा हो या नज़रियात के साथ मुताबिकत रखता हो या मुनासबत रखता हो, तो आपने वही मज़मून जो है वो मुंतखब करना है, उन्वान। उसके बाद आपने
ایک رف عمل پیج لے لینا ہے جو جوابی کاپی میں ہوگا، آپ اس میں سے ایک شیٹ پر جو ہے وہ رف عمل بنا لیں۔ اس رف عمل میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ آغاز کے پیراگراف میں موضوع کا تعارف، ٹھیک ہے، اور اس سے مطابق جتنے بھی پوائنٹس ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں خاکے کے طور پہ بنا لیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے آغاز میں تعارف کیسے کروانا ہے اور ہم نے باقی جو مضمون ہے وہ کس طرح سے لکھنا ہے، تو اس کا آپ ایک خاکہ بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ مضمون کے اندر ہیڈنگز نہیں دینی، آپ نے خاکہ بنانا ہے رف عمل کے طور پہ، وہ ایک پیج پہ آپ بنا لیں گے، پھر آپ اس کو 1 بائی 1 کر کے ڈسکس کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمہیدی پیراگراف 1 سے 2 ہو سکتے ہیں۔ تمہیدی پیراگراف جیسے میں نے بتایا کہ آغاز بھی کہتے ہیں، تمہید بھی کہتے ہیں اور ابتدائیہ بھی کہتے ہیں، تو آپ اس کا ایک پیراگراف بھی لکھ سکتے ہیں، وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع کا جو ہے تعارف کروانا ہے، اور اس طرح سے مدلل بحث کریں کہ پڑھنے والے کا جو دھیان ہے وہ موضوع کی طرف ہی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آپ نے مدلل بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ اس کے بعد پیراگراف بنائیں، زیادہ طویل نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پیراگراف آپ جو بھی بنائیں گے وہ 8 سے 10 لائنوں کا ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور آغاز کی طرح اختتامی پیراگراف میں بھی بحث سمیٹیں۔ اب جس طرح سے آپ نے آغاز میں پیراگرافس لکھے ہیں، تمہید کی تھی، اسی طرح سے آپ نے اختتامی پیراگراف بھی لکھنا ہے۔ اختتامی پیراگراف میں کیا ہوگا کہ آپ نے اس میں اپنی بحث کو سمیٹنا ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی آپ نے اس میں بحث کی ہے اس کو آپ نے سم اپ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ تک لے کے آنا ہے، اس کو سمیٹنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد تمام پیراگراف میں ربط، مناسبت، الفاظ، فکرات اور خیالات میں تکرار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے بات سن لیں کہ تمام پیراگراف میں ربط اور مناسبت ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ سارے مربوط ہونے چاہیے، ان میں ربط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، فکرات استعمال کر رہے ہیں، یا اس میں جو بھی آپ کے خیالات ہیں ان کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ اس کی تکرار سے مراد یہ ہے کہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، دہرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جملے سادہ، مختصر اور ادبی ہوں، یعنی کہ جو بھی آپ جملے لکھیں گے سادہ ہونے چاہیے، مختصر ہونے چاہیے اور ادبیت سے بھرپور ہونے چاہیے، یعنی کہ اس میں ادب کا پہلو جو ہے وہ آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قواعد زبان اور بیان کی صحت کا خیال رکھیں گے۔ قواعد زبان یعنی کہ اردو کا جو قاعدہ ہے یا جو روزمرہ کے ہمارے جملے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہم نے زبان کی بول چال کو مد نظر رکھنا ہے، اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور الفاظ اور بیان جو ہیں ان کی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی بھی الفاظ جو ہیں وہ غلط نہ باندھیں، اس میں کوئی بھی لفظ ایسا نہ ہو کہ جو املا کے طور پر بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہو اور آپ اس میں باندھ دیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے، تلفظ کا بھی خیال رکھنا ہے، الفاظ کا بھی خیال رکھنا ہے، بیان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ پہ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے موقع کی مناسبت سے اشعار، قرآنی آیات، احادیث اور اقوال ضرور لکھیں۔ اب اس میں موقع محل دیکھ کر آپ نے اس میں شعر لکھنے ہیں، اس میں آپ نے قرآنی آیات لکھنی ہے، اس میں آپ نے احادیث لکھنی ہے، اور کوئی اقوال ہوں، ضرب الامثال ہوں تو وہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ درست ہوں، ٹھیک ہے۔ شعر آپ لکھیں تو درست لکھیں، قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں تو آپ اس کا حوالہ دیں، درست ہو، ٹھیک ہے۔ اقوال لکھیں یا احادیث لکھیں، اس کا حوالہ دیں اور وہ درست دیں، اور کسی بھی دوسری زبان کا لفظ اس میں استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ لکھ دیں، بہت زیادہ بہتر رہے گا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیکسٹ پہ۔ نیکسٹ یہ ہے کہ یہ سب پرچے پر نمایاں ہوں، بلو مارکر سے لکھیں۔ آپ جس طرح کی ہیڈنگز بناتے ہیں بلو مارکر سے آپ ہیڈنگز بنائیں، اشعار لکھیں، قرآنی آیات کے حوالے لکھیں، ضرب الامثال لکھیں، جو بھی لکھیں لیکن وہ پیپر پر نمایاں ہوں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ بولڈ مارکر لے لیں، وہ 604 اور 605 جو ہے وہ ملتے ہیں، آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ 604 جو ہے وہ آپ کے سوالات لکھنے کے لیے ہوتا ہے، اور 605 جو ہے وہ آپ کی ہیڈنگز کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ لے لینا ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ و تراکیب سے اجتناب کرنا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مشکل ہوتے ہیں، بہت مشکل ہوتے ہیں، وہ
पढ़ने वाले के लिए भी परेशानी का बायस बनते हैं। तो बेहतर यही है कि आप आसान से आसान अल्फाज जो है वो लिखें ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ आ सके। ठीक है। उसके बाद मज़मून को मुकम्मल करके कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ें। यानी कि जब आप पूरा मज़मून लिख लेंगे तो आपने उसको कम से कम एक बार ज़रूर पढ़ना है। अगर आप उसमें कोई तरमीम करना चाहते हैं, कोई तनसीख करना चाहते हैं, कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, तो आप ऐसे तरीके से चेंजिंग करें कि उसकी खूबसूरती में फ़र्क ना आए। ठीक है। तो आपने उसको बेहतर तरीके से लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, सुर्खियों और ज़ैली उन्वानात की हौसला शिकनी होगी। जी हाँ, जो आप लोग इसमें सुर्खियाँ बना देते हैं, बहुत से बच्चे हेडिंग्स बना देते हैं, तो वो चीज़ जो है वो हौसला शिकनी का बायस होगी। तो बेहतर ये है कि आपने उसमें कोई सुर्खियाँ नहीं बनानी, कोई हेडिंग्स नहीं बनानी। ठीक है। आपने सिर्फ पैराग्राफ बनाने हैं। पॉइंट्स जो आपने शुरू में एक खाका बना लिया होगा उसको आपने मद्देनज़र रखकर इसके उन पॉइंट्स को आपने मद्देनज़र रखकर आगे लिखना है। ठीक है। और बाकी इन चीज़ों से इज्तनाब करना है। और आखिरी जो है वो रमूज़ औकाफ़ व अलामात का ख्याल रखना है। रमूज़ औकाफ़ व अलामात यानी कि सकता है, वक्फ़ा है, ख़त्मा है, इसको आप फुल स्टॉप कहते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। तहरीर के अंदर इन चीज़ों को लाजमी मद्देनज़र रखें क्योंकि इसी से उसकी खूबसूरती होती है, इबारत की खूबसूरती इसी से होती है। और खुशखती जो सबसे अहम पॉइंट है कि अगर आपकी खुशखती नहीं होगी तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप खुशखती के साथ लिखें और जितना भी पेपर है वो तमाम का तमाम ब्लू मार्कर से लिखें, कट वाले मार्कर से लिखें ताकि आपकी जो राइटिंग है वो बहुत खूबसूरत हो, जाज़िब नज़र हो, दिलकश हो, तो पढ़ने वाले को भी अच्छा तासुर मिले। ठीक है। तो ये तमाम के तमाम जो बातें हैं ये हैं मज़मून नवीसी के हवाले से, और आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें याद होनी चाहिए। आप जब मज़मून लिख रहे हों तो आपको ये तमाम बातें अज़बर होनी चाहिए। इसकी वजह से आपका मज़मून अच्छा लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।